तो जी हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। हमारे साथ हैं हर्बलिस्ट उम्मे राहील, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हैं कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन डॉक्टर तहा फारूकी, अस्सलाम वालेकुम। ये दोनों हमारे साथ हैं, इनसे हम ओरल हेल्थ के हवाले से पूछेंगे और आज हमारे साथ उम्मे राहील हैं, इनसे भी हम ओरल हेल्थ के हवाले से पूछेंगे। सो आपको क्या, आप दोनों से मैं एक एक पॉइंटर अगर जल्दी जल्दी लेना चाहूँ क्योंकि वक्त का में मुकाबला सख्त है, तो ओरल हाइजीन के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी गलती जो लोग कर देते हैं वो क्या कर देते हैं? उम्मे राहील। अच्छा, ओरल हाइजीन को इतनी अहमियत दी नहीं जाती, जबकि ये वो चीज़ है जो आपके मतलब पहला जो निवाला है आप मुंह से लेके जा रहे होते हैं और इसकी सफाई सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसको लोग सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। हाँ। तो ये सबसे बड़ी गलती है। वो कहते हैं दिन में एक दफ़ा ब्रश कर ले बहुत है, और 6 साल में जब कीड़ा लगेगा या दर्द होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे। तो जी अली भाई, हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। मेरा तो एक ही सवाल है और वो ये रमज़ानुल मुबारक से ही है, हम सबका ही है, हम कोशिश ये करते हैं, सफाई निस्फ़े ईमान है। डॉक्टर ताहा, आपसे पूछना चाहूँगा, रमज़ानुल मुबारक में ये ओरल हाइजीन हम किस तरह मेंटेन कर सकते हैं? ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रमज़ानों में डेंटल नीड्स थोड़ी सी और डिमांडिंग हो जाती हैं। अच्छा, और इसके अंदर हम लोग ने नोटिस किया है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो थोड़े से और जो है उसको कैजुअली लेते हैं, यानी कि सहरी पे ब्रश तो कर लेंगे लेकिन इफ्तारी के बाद नहीं करते। तो 2 टाइम की ब्रशिंग जो हमारा बचपन से सुनते आ रहे हैं वो इसमें कंटिन्यू रखना होता है। इफ्तारी के बाद भी ब्रश करना है, सहरी खाने के अजान से पहले आपने फ़ौरन ब्रश करना है, दोनों टाइम फ्लॉसिंग करनी है, यानी कि दांतों के बीच में खाना फंसा होता है, इसको आपने निकालना है। इसके बाद अक्सर पेशेंट्स कहते हैं कि रोज़े के बीच में, और ये बहुत कॉमन सी कंप्लेन है कि बैड ब्रेथ का इशू रहता है, तो इसका ये है तरीका, आपने एक तो सहरी के अंदर कोई हाई सोडियम वाली चीज़ें नहीं खानी, आपने कैफीन वाली चीज़ें नहीं लेनी, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आप लेते रहेंगे तो आपके अंदर जो है ना डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से मुंह खुश्क होता है और फिर वो स्मेल आने लगती है। तो तरीका ये है, एक तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें आप कंटिन्यूअसली। चाय नहीं पिए, कॉफ़ी नहीं पिए? चाय सहरी से पहले ले लीजिए। हाँ, असल में लोग बिल्कुल वो होता है ना कि बजर वो होने से पहले तक अपनी चुस्कियां ले रहे होते हैं चाय की। अच्छा, ठीक। और इफ्तारी और सहरी के बीच का जो टाइम है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपने पानी पीना है ताकि जिस्म में हाइड्रेशन रहे, ठीक है। सही। दूसरी चीज़ ये, मिसवाक करते रहें, एक तो सुन्नत भी है, और मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में नोटिस किया है, जो लोग मिसवाक करते हैं उनके दांत अक्सर ब्रश यूज़ करने वालों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मिसवाक तो वैसे ही आप कंटिन्यू रखें। अवेलेबल होती है, मिसवाक इजीली अवेलेबल है। मिसवाक के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो साफ़ रखती है, इजीली अवेलेबल भी होती है वो। तो ये चंद जो हैं चीज़ें आपको लाजमी अपनानी है ताकि एक तो बैड ब्रेथ का इशू ना रहे, दूसरा रोज़े के अंदर आपको अगर खुदा ना करे कोई पेन उठ जाता है तो आप दवाई नहीं खा सकते, आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि रोज़ा है, या तो इंजेक्शन लगाएगा या कोई भी ट्रीटमेंट करेगा, उससे आपका रोज़ा ख़राब हो जाता है। तो अच्छा है कि आप पहले से प्रिवेंशन रखें जितनी भी हो सके अपनी तरफ से, कि रादर देन आपके दांत में तकलीफ हो फिर आप उसको लेके बैठे रहें इफ्तारी तक और फिर एक दर्द की गोली खाएं। डॉक्टर साहब, ये सवाल अगर मैं आपसे करूं कि अक्सर खून आने की भी बहुत लोग शिकायत करते हैं और होता है ये, तो ये सिर्फ रमज़ानों में ही क्यों होता है ऐसा ज़्यादा, या ये चल रहा होता है और रमज़ानों में ज़्यादा खाने के डिसऑर्डर चीज़ें होती हैं तो फिर उसकी वजह से ज़्यादा हो जाता है? ये चल रहा होता है, यकीनन डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन होता है कि रमज़ानों में ज़्यादा फील होता है कि एक तो ब्रशिंग बहुत कम हो जाती है, फ्लॉसिंग नहीं करते, और माउथ वॉश हमारे यहाँ बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। वो समझा जाता है कि शायद फैशन है या बहुत कम लोग ये उसको ये तो फैशन की चीज़ है, ये तो बड़े लोग करते हैं, लेकिन वो रेगुलर यूज़ करना चाहिए। अच्छा, रमज़ान में होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ इस्तेमाल करें आप, जैसे मिसवाक आप रोज़े की हालत में भी कर सकते हैं, उसकी कोई पाबंदी नहीं है। उसके अलावा जो है एक आसान सी चीज़ है जो कि आप रोज़े की हालत में कर सकते हैं, उसमें सिर्फ ये कि अमरूद के पत्ते, पान का पत्ता, उसके अंदर आपने और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ, ये तीनों पत्तियाँ जो है आपने थोड़े से पानी में डाल के पका लेनी है और उसमें ज़रा सा जो है दालचीनी का 1 पिंच डाल देनी है। इससे आपने दिन में 2 से 3 बार कुली करनी है। अगर किसी के मसूड़ों से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, होती है, तो इसमें फिटकरी भी ऐड कर दें। तो वो आप बस 2 से 3 बार आप दिन भर में कुलियाँ करते रहेंगे, सिर्फ आपने मुंह में लेना है और फौरन थूक देना है 3 बार 4 बार। तो एक तो वो जो गम्स लूज हो गए हैं वो टाइट होना शुरू हो जाएंगे, इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है तो वो खत्म हो जाएगा पान के पत्ते से और अमरूद के पत्ते से, और जो बैड ब्रेथ का इशू है वो भी नहीं होगा। सही है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर, काफ़ी सारे लोगों की मैंने शिकायत ये भी देखी है कि स्टेन्स आ जाते हैं लोगों के दांतों पे, तो वो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए देखें, सबसे अच्छा प्रोसीजर ये है कि आप खुद ज़ोर से ब्रश तो बिल्कुल नहीं करें, ना तो हार्ड ब्रश यूज़ करना है आपने, ना ज़ोर से ब्रश करना है,
ना कोई 5 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश आपने बिल्कुल नहीं करना सही है। तो आपने करना क्या, आपने करना है, आपने सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है, ठीक है, आपने बहुत जेंटली हल्के हाथ से ब्रश करना है, ठीक है। और 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। 2 मिनट से ज़्यादा ठीक नहीं है। करना। अगर वो स्टेन नहीं जा रहा, वो स्टेन फिर नहीं जाएगा, उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा, आप डेंटिस्ट के पास जाएं, ठीक वो है। फिर उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे वो स्केलिंग करके क्लीनिंग करके वो स्टेन्स निकाल देते हैं। अच्छा, और अली भाई स्केलिंग के हवाले से भी हमारे यहाँ ना अलग अलग कंसेप्शंस हैं लोगों के। काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा स्केलिंग करवाएंगे तो दांत पतला हो जाएगा, दांत टूट ना जाए, तो उसके हवाले से क्या हमारे लोगों को गाइड कर सकते हैं कि स्केलिंग आप कितने स्पैन ऑफ पीरियड के बाद करवा सकते हैं, किसको करवानी चाहिए है? ठीक है, स्केलिंग जो है वैसे तो सबको करवानी चाहिए, और इवन आपको अगर लग रहा हो आपके दांत बिल्कुल साफ़ हैं, स्केलिंग सिर्फ दांतों के लिए नहीं होती, मसूड़ों के लिए भी होती है। तो आपने डेंटिस्ट के पास जाना है, एवरी 6 मंथ्स आप करवा सकते हैं, यानी कि साल में 2 दफ़ा हर बंदा करवा सकता है। ठीक है। उसके अंदर कोई डैमेज नहीं होता। उसका साल में 2 फ़ायदा बार। क्या है? सॉरी, उसका फ़ायदा क्या उसका है? फ़ायदा ये है, जो स्टेन्स तो चले जाते हैं, ठीक ठीक है। है, वो चाय के स्टेन्स भी होते हैं, वो फूड स्टेन्स होते हैं, फूड कलर के स्टेन्स होते हैं। दूसरा, गम्स के अंदर जो चीज़ें होती है वो हमें नज़र नहीं आती। जैसे भी आपने ब्लीडिंग गम्स की बात की, जी। जो खून आता है वो इसी वजह से आता है कि अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनीज बनी होती है, नज़र नहीं आती हैं। सही। तो हम जब स्केलिंग करते हैं, जब क्लीनिंग करते हैं वहाँ से, तो वो सारी जगह से इन्फेक्शन क्लियर हो जाता है, एक फ्रेश ब्लड वहाँ पे आ जाता है, वो हील हो जाती है जगह। ओके। तो साल में 2 दफ़ा आप करवाया बहुत करें अच्छी ऐसे। इन्फॉर्मेशन आपने दी है। Very साल में nice. 2 बार हम करा सकते हैं। कोशिश करेंगे कि जितनी हम अब सफाई रख सकते हैं वो हम रखें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोग बहुत कोशिश करते हैं कि उनके दांत चमकते हुए नजर आ जाए, इश्तिहारों में भी हम ज्यादातर यही देखते हैं। कोई आपके पास कोई ऐसी टिप है जिससे दांत एकदम चमक जाए? बिल्कुल, देखिए आप जैसे पॉलिश तो करवाते हैं, लेकिन अगर आप घर में ही आसान सी चीज़ देखना चाहें तो स्ट्रॉबेरीज जो होती हैं वो धब्बा लगाती हैं कपड़ों पे, लेकिन दांतों के धब्बों को साफ कर देती हैं। सिर्फ स्ट्रॉबेरी को अपने ब्रश पे लगा के ब्रशिंग करनी है, आपके दांत स्टेन फ्री हो जाएंगे, बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। उसके अलावा वो लोग जो पान गुटखा बहुत इस्तेमाल करते हैं और दांत बहुत जल्दी जल्दी गंदे होते हैं और बहुत कम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके लिए जो केले का छिलका है इनर साइड पे आपने सिर्फ जस्ट आपने 1 पिंच डालनी है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और उसको लेके सिर्फ आपने रब करना है। उसके बाद आपने कुली कर लेनी है, वॉश कर लेना है, मुंह को अच्छी तरह से रिंस कर लेना है, तो वो धब्बे भी खत्म हो जाएंगे और दांत जो है ना बहुत ज्यादा चमकदार हो जाएंगे, एक तरह से जो ना कहना चाहिए पॉलिश हो जाती है। केले का छिलका केले नॉर्मल का ले, छिलका बिल्कुल बेकिंग उसके अंदर, लेकिन इनर साइड से। और ये जो नमक कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, नमक अच्छा है और इसके लिए आप काला नमक भी ले सकते हैं, समुद्री नमक बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी आपने या तो अनार का फूल मिलाना है या उसके अंदर थोड़ी सी फिटकरी मिलाइए और थोड़ा सा तेल मिला लीजिए, सरसों का तेल बेस्ट होता है, उसको मिला के आपने जैसे ब्रशिंग कर ली और आपने अच्छी तरह से उसको लगाया और फिर उसको वॉश कर लिया। खाली नमक नहीं लगा सकते, जैसे कि कोई भी चीज़ खाली लगाएंगे तो वो स्क्रैचेस डालती है, तो उसको आपने किसी चीज़ का मिला के डाइल्यूट करके सॉफ्ट करके, जैसे आपका टूथपेस्ट होता है, अगर कोई भी चीज़ खुश्क लगाएंगे तो वो स्क्रैचेस पड़ जाएंगे दांतों के ऊपर। सही है। और बहुत सारे लोगों की शिकायत दांतों का पीलापन, बड़ा ही कॉमन शिकायत है लोगों की। बेचारे लोग नमक और पता नहीं क्या क्या घिस देते हैं अपने दांतों के साथ, तो इसका एक्चुअली में कोर सॉल्यूशन क्या है? एक तो बहुत अच्छी रेमेडी बताई है डॉक्टर साहिबा ने, एक तो ये भी की जा सकती है। दूसरा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि स्केलिंग करवाएं, क्लीनिंग जो होती है प्रोफेशनली वो आप करवाएं। स्टेन्स जो होते हैं यूजुअली यही होते हैं, फूड स्टेन्स होते हैं, कॉफ़ी स्टेन्स होते हैं, टी स्टेन्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक के आते हैं हमारे स्टेन्स। सही है। तो अगर तो वो सुपरफिशियल स्टेन है, एक्सट्रिंसिक स्टेन है, मतलब वो किसी बाहर की चीज़ से आके लगा है, तो वो तो वॉश हो जाता है सही इजीली। है। अगर वो इंट्रिंसिक स्टेन है, वो अक्सर आता है जो लोग घरों में जिनके बोरिंग का पानी आता है, अच्छा। या जो गाँव देहातों में ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल होता है, तो उन लोगों के अंदर दांतों का पीलापन आता है, उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक स्टेन, फ्लोरोसिस होता है वो। वो दांत, उसमें हम जितनी क्लीनिंग कर दें वो वाइट नहीं हो सकते ओह हैं। माय गुडनेस। तो पहले तो डिफरेंशिएट करना होता है कि तो एक्सट्रिंसिक इसका है, कोई सॉल्यूशन नहीं है? उसका सॉल्यूशंस होते हैं, फिर उसके अंदर हम कॉस्मेटिक विनियर्स लगाते हैं, सही है। फिलिंग्स होती हैं, वो ट्रीटमेंट होता है उसका। ठीक है। अच्छा, अब तो अगर हम आप क्योंकि कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन भी हैं, तो आप इसको कैसे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सर्जन का नाम सुन के, कॉस्मेटिक सर्जन का नाम सुन के एक स्टेप पीछे हो जाते हैं, तो अब तो अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता लोगों में आ रही है। सो व्हाट इज़ बेसिकली कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन? किस तरह के लोग आ सकते हैं आपके पास कि हमें, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मुझे अपने सारे दांत बदलवाने हैं, सही। तो कैसे, उसका क्या प्रोसीजर है? कौन कौन अल्लाह ना आएगा? करे क्यों आपको है? ऐसा अल्लाह करना ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। हाँ, लेकिन कितनी स्टेज खराब हो गई हो कि उसके बाद उनको ख्याल
आता है, काफी लोग मुझे लगता है बहुत लेट हो जाता है। मसूड़े उनके बिल्कुल जा चुके होते हैं, दांत 2-4 में कीड़े लग चुके होते हैं, फिर ख्याल आता है देखें, जबकि ये नॉर्मल रूटीन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नॉर्मली 6 मंथ्स बाद सिर्फ डेंटिस्ट के पास आके विजिट करें, चेकअप करवाएं और बस चले जाएं, ठीक है। आप 6 मंथ्स बाद आते रहेंगे, आपको इंशाल्लाह कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई इंटरवेंशन होगी तो बस 6 मंथली आपको जो है इंटरवीन करके डेंटिस्ट ट्रीट कर देगा। तो दूसरी चीज़ ये आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो लोग आते हैं उनका दांत का दर्द इस स्टेज पे जा चुका होता है कि वो अब हमें निकालना पड़ता है। तो अगर हम 6 मंथ्स पे आते रहे, या अगर छोटा सा कीड़ा लगा होगा, हमने फिलिंग कर दी, थोड़ी सी स्टेज और ख़राब होगी तो रूट कैनाल कर सकते हैं, उसको तो बचा सकते हैं। सही है। लेकिन हमारे पास वो दवाइयाँ खा के, पेन किलर खा के आएंगे उस मोमेंट पे जब वो दांत पूरा टूट चुका होगा, उसमें इन्फेक्शन आ चुका होता है, तो फिर वो निकालना पड़ता है हमें। वो बहुत लेट हो लौंगे रख के ना, और फिर वो लौंगे निकालनी पड़ती हैं बहुत सारी, तो लौंगे ही फंसी हुई लेकिन होती मैं हैं। अली भाई नहीं भूल सकती, अकल दाढ़ का दर्द बहुत पेनफुल होता है। ओ माय गॉड। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे अकल दाढ़, मुझे लगता है कभी मैं जरूर आपसे पूछूंगा, मुझे ऐसा लगता है चारों आ गई हैं, लेकिन मुझे दर्द 1 सेकंड का भी नहीं हुआ। तो मुझे पूछना है कि मुझे अकल दाढ़ अभी आई भी है या नहीं आई है, क्योंकि मैं कभी मैं इंट्रोडक्शन में कह देता हूँ कि हिना का छोटा भाई, जो कि हिना एकदम हंसती और चौंकती भी हैं, लेकिन ये कि मेरी एज वहाँ तक पहुँच चुकी है कि जहाँ पे मुझे पता है कि दाढ़ें आ चुकी हैं, लेकिन बिल्कुल एब्सोल्युटली नो पेन एट ऑल। तो क्या ऐसी भी कंडीशन होती है? जी, ऐसे बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिनकी अकल दाढ़ें सीधी आएँ। अच्छा। क्योंकि अक्सर जो होता है अकल दाढ़ें सीधी नहीं आती, थोड़ी साइडवेज एंगल पे आती हैं। सही। जब भी वो एंगुलेटेड आती हैं तो वहाँ स्वेलिंग हो जाती है और पेन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। कुछ केसेस के अंदर वो अकल दाढ़ें बिल्कुल स्ट्रेट आती हैं और वो स्ट्रेट आके बाकी दांतों से इन लाइन मैच कर जाती हैं, तो उन केसेस में पेन नहीं तो होता। अली भाई बहुत लकी लोगों में से। अच्छा डॉक्टर तहा, काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको मैंने देखा है कि वो अपने पूरे दांत जो होते हैं वो बदलवा देते हैं, तो इसका हीलिंग प्रोसीजर क्या है? फॉर एग्जांपल एक शख्स आए, वो कहे कि मुझे अपने दांत बदलवाने हैं, वो अपना असेस कर लें कि अच्छा आपको अपने दांत मतलब बिल्कुल ही चेंज करना मतलब है, जो दांत हैं उनको पूरा ही बदलवाना उनको है। पूरा ही बदलवाना है। तो उसको बदलवाने के बाद क्या मुश्किलात हैं, क्या टेक केयर करना पड़ता है लोगों को, उसका हीलिंग प्रोसेस क्या है? जैसे ही अगर आपके लग जाए दांत, तो यानी कि आप सब कुछ अब खा सकते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर क्या है? ठीक है, तो बेसिकली जो आप कह रही हैं उसको स्माइल मेकओवर कहते हैं। अच्छा, स्माइल मेकओवर। आप इसकी बात कर रही हैं जिनके दांत हैं, इसी को एक विनियर लगा के इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इसे स्माइल मेकओवर कहते हैं। इसमें लेट्स सपोज आप फर्स्ट विजिट पे जब आते हैं, आपके कुछ मेजरमेंट्स होती हैं, इंप्रेशंस लेते हैं आपके, फिर उसके बाद आपके विनियर्स, टेम्परेरी विनियर्स बनकर आते हैं। अगले विजिट में हम आपकी थोड़े से जो आपके दांत हैं उनको ट्रिम करते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैं बता दूं, ये एक 1 वे रूट है, सो इसमें दांत ट्रिम होता है। तो लेट्स सपोज 6 मंथ्स के बाद आप कहें कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप हटा दें, तो आपके दांत जो हैं ट्रिम हुए हुए होते हैं। ये रिस्की है यानी कि थोड़ा सा। तो इसका जो टोटल डाउन टाइम होता है, फर्स्ट डे आप मेरे पास ऑफिस में आए क्लिनिक पे, और जिस दिन आपको लग गए तो ये इसके बीच में होते हैं 15 to 20 डेज। अच्छा। और जिस दिन लग जाते हैं उसके बाद से कोई हीलिंग नहीं होती, बेसिकली पेस्ट होते हैं टूथ के ऊपर। अच्छा। तो क्योंकि चिपके हुए होते हैं दांत के ऊपर, तो ऐसा कोई इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं होता। तो मतलब जिस दिन आपको लगते हैं उस दिन से आप खा भी सकते हैं, आप दावतों में जा सकते हैं। तो डॉक्टर, मैं आपकी बातें सुनते हुए मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि जिनके दांत अच्छे हैं तो बेहतर है कि आप उनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये भी ट्रिम होके पेस्ट हुए हैं, यानी कि ये कोई परमानेंट या वो वाली चीज नहीं है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर टीथ। दिन में 2 दफा ब्रश भी करें, फ्लॉसिंग भी करें, अपना बहुत सारा ख्याल भी रखें। जी अली भाई, मुश्किल मरहला भी है और मेरे ख्याल में काफ़ी एक्सपेंसिव ये ट्रीटमेंट भी है। तो यकीनन जो लोग, क्योंकि आजकल तो दुनिया में कुछ ऐसा क्रेज़ भी हुआ है कि मैंने बाहर वेस्ट में देखा है कि वो सामने 2 दांतों पे इधर कुछ वो हीरे लगाए हुए हैं, और कुछ इस तरह की फैशन में भी, इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर आया है या नहीं आया है, उस डिबेट में अभी हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो ये जो स्माइल थेरेपी वाला जो सिलसिला है, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन मेरा सवाल अभी आपसे ये है, जो बहुत कॉमन है, कि जो अकल दाढ़ है वो ज़्यादातर डॉक्टर्स कहते हैं कि उनको ये निकलवा दिया करें, ऐसा क्यों है? अच्छा, इसके अंदर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ डेंटिस्ट कहते हैं कि जब तक आपको कोई पेन नहीं दे रही, कोई इशू नहीं आ रहा, तब निकलवाएं, और तब भी वो जब आपको सेकंड एपिसोड हो ऑफ पेन की। पहली दफ़ा हुई, आपने पेन किलर खा लिया, ठीक है, 6 महीने बाद वापस पेन हुआ,
इसका मतलब ये फिर से होता रहेगा। तो जब भी सेकंड एपिसोड ऑफ पेन हो तो निकलवा दें। तो कुछ स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है, कुछ कहते हैं जैसी आपकी अकल दाढ़ आए अब उसको फौरन निकलवा दें। ओके, अच्छा डॉक्टर उमेर राहील से हम सवाल पूछेंगे कि हमने बचपन से सुना है कि कैल्शियम दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप बताएं एज डॉक्टर कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है और हम अपने दांतों का कैसे ख्याल रख सकते हैं, कैसे कैल्शियम इंटेक अपना रख सकते हैं हम? देखिए कैल्शियम डिफरेंट फॉर्म में मिलता है, सिर्फ दूध में तो कैल्शियम वैसे ही बहुत कम होता है। जो भी फॉर्म है कैल्शियम की, जिस डाइट में भी आपको मिल रहा है, फ्रूट में, वेजिटेबल्स में, नहीं तो अब हम इतना अच्छा मतलब हमारा जो रूटीन है, डाइट रूटीन इतना हेल्दी नहीं है, तो हमें विटामिन का इंटेक करना चाहिए। सही। तो कैल्शियम और विटामिन सी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे ओरल हेल्थ के लिए। दांतों के लिए आपका कैल्शियम इंपॉर्टेंट है और आपके गम्स के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। तो आप जो भी खाने में दूध है या डेयरी प्रोडक्ट्स है वो तो इस्तेमाल करनी है, उसके अलावा वो तमाम फ्रूट जो फुल ऑफ फाइबर है वो इस्तेमाल करने चाहिए, और साथ साथ जो है जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। और आपको लगता है जैसे बहुत से बच्चे या बड़े जो लोग हैं डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं, दूध से उनको कुछ इशू होता है, एलर्जीज होती हैं, तो उसमें उनको लाजमी कैल्शियम जो है जो सप्लीमेंट्स होते हैं, बच्चों के अलग आ रहे हैं, बड़ों के हैं, तो वो लाजमी उसके ऊपर जाना चाहिए। जैसे कि अगर दांत ही कमज़ोर हो जाएगा, वो अगर टूटना शुरू हो जाए चोट से या किसी भी वजह से, या दांत बहुत बारीक हो जाता है, पतला हो जाता है, झड़ने लगता है, तो उस कंडीशन में आने से पहले आपको कैल्शियम का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। और ये शुरू से ही नज़र आ जाता है, जो दूध के दांत जब टूटना शुरू होते हैं उसी वक्त नज़र आ जाता है कि बच्चों के दांतों की कंडीशन क्या है। फिर मैं यहाँ पे वही बात रिपीट करूँगी कि उसके लिए आप किसी वर्स्ट कैफियत का इंतजार ना करें कि बहुत शदीद दर्द होगा या कैविटी बहुत बढ़ जाएगी या कोई मसला होगा तब भी हम डॉक्टर के पास जाएंगे। आपने इसको अपना रूटीन बना लेना है कि 6 महीने में नहीं तो मतलब लाजमी साल में आपने बच्चों को मतलब बचपन से आदत डालनी है। होता है कि पूरे दांत खराब हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, कैविटी हो जाती है, बहुत बुरा हाल हो जाता है, बच्चे अंगूठा भी चूसते हैं, वो खराब, उसकी शेप भी खराब हो जाती है। और जब होता है कि वो 14-15 साल के बाद, जब लड़कियां होती 17 साल में, जब शादी होगी तो मसला आएगा और फिर लड़कों को बुरा लगता है, तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आप शुरू से जो है डॉक्टर का विजिट करते रहे। और छोटी छोटी चीज़ों में से कि बच्चे जो हैं स्वीट्स वगैरह बहुत खाते हैं तो माएँ बहुत लापरवाही करती हैं, तो उनको ब्रश करने की आदत डालें। अब तो इतने ज़बरदस्त बच्चों के बड़े टॉय वाले ब्रशेज आ चुके हैं, उनके डिफरेंट फ्लेवर के जो है टूथपेस्ट आ चुके हैं, फ्लोराइड वाले और डिफरेंट टाइप के, वो उनको इस्तेमाल करवाने चाहिए और शुरू दिन से। और उसकी हमेशा आदत डालें कि सोने से पहले लाजमी ब्रश होगा, और साथ साथ जो है कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो आपने माउथ रिंस ज़रूर करना है। ये आदत डालें, कुछ भी नहीं कर सकते, पानी में नमक डाल के सिर्फ उसके आपने रिंस कर लेना है। कितनी अच्छी बात की है। मुझे एक सवाल जहन में आ रहा है, कैल्शियम से रिलेटेड आपने कहा, तो कुछ लोग कहते हैं, मैं डॉक्टर साहब आपसे भी शायद आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं इस बात में कि मैंने सुना है या नहीं, ज़्यादा कैल्शियम का जो इंटेक होता है उससे कहते हैं स्टोन्स बनते हैं। बिल्कुल सही है। तो कितनी मिकदार में, कितनी mg आप ले सकते हैं? अगर कोई आपको टैबलेट के फॉर्म में मिल रही है या किसी और फॉर्म में अगर आप कैप्सूल में ले रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं कि आपने साल 6 महीने खा ली और फिर उसके बाद आपको ये किडनी का मसला हो गया? बिल्कुल सही है। जो देखिए, जो भी चीज़ ज़्यादा होगी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वो नुकसान पहुंचाएगी। और कैल्शियम की जो बात है आपने कहा, ये बिल्कुल सही है। अगर आप ज़्यादा कैल्शियम यूज़ करते हैं तो स्टोन्स हो जाते हैं। उसके लिए आपको अगर कैल्शियम को लगता है कि आपको कैल्शियम की नीड है, तो आपने जाके ओवर द काउंटर कैल्शियम नहीं लेना है, आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने चेकअप करवा के रिपोर्ट से डॉक्टर को दिखानी है। देन उसके बाद आपकी एज के हिसाब से और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी डोज होगी वो रिकमेंड करेंगे। देन आप उसके ऊपर जाएंगे कि बच्चों का जो है सिरप है, सप्लीमेंट है, या कोई आपके विटामिन मतलब कैप्सूल फॉर्म में है या किसी और फॉर्म में मौजूद है। लेकिन ये आप ऐसा नहीं है कि ओवर द काउंटर लेके उसको शुरू कर दें, कि बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि जी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, आपको ताकत देगा, बच्चों के कद बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से ना कद बढ़ता है, ना हेल्थ अच्छी होती है। जितनी रिक्वायरमेंट है वो आपको एक टेस्ट के बाद पता चलेगी। आप एक पूरा मेडिकल आपका टेस्ट रिपोर्ट्स जब आ जाएंगी कि आपकी बॉडी में उसकी कमी है कि नहीं है। ये नहीं कि आप सोच के यार ज़्यादा कैल्शियम दूंगा तो शायद दूंगी तो मेरे बच्चा कैल्शियम खाना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। वो किडनी के लिए बहुत हार्मफुल है। सही, ठीक है। थैंक यू सो मच उमेर राहील, थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहा। बहुत अच्छा लगा आप दोनों आए और हमने छोटे से वक्त में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ली। अपने दांतों का बहुत ख्याल रखें, ये बहुत कीमती नेमत है अल्लाह की तरफ से। लेकिन